हेलो जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, मतलब कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन अपन को पढ़ना है। और ऑलमोस्ट आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स जानते होंगे कि दो तरह के कॉम्बिनेशन अपन पढ़ते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन, एंड द सेम कॉम्बिनेशन इज डिस्कस्ड फॉर द रेजिस्टेंसेज ऑल्सो। भी अपन रेजिस्टेंसेज के केस में भी बात करते हैं तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो कैपेसिटर्स के लिए अगर बात की जाए तो दो तरह के कॉम्बिनेशन है, सीरीज और पैरेलल। ठीक है बेटा, अब एक्चुअल में कॉम्बिनेशन ये दो तरह का होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब अपन सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो एक इक्वलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है ना, दोनों में से किसी भी कॉम्बिनेशन की बात करें तो हम कैलकुलेट करते हैं इक्वलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, ये इक्वलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है, एक्चुअल में इसका मीनिंग समझना ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। देखो भाई, क्वेश्चंस को अगर अटेम्प्ट करना चाहते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करने की अपनी स्किल्स बढ़ाना चाहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अगर अपन बढ़ाना चाहते हैं, तो अपन को केवल एक्सप्रेशन याद रखने से काम नहीं चलेगा। ठीक है ना, हमको चीज़ों के मीनिंग भी समझने पड़ेंगे। अब क्या होता है कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इक्वलेंट कैपेसिटेंस निकालने का कुछ छोटा सा एक डेरिवेशन है, वो बता दिया जाता है और इक्वलेंट कैपेसिटेंस याद रख लिया जाता है। वही सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए इक्वलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ये है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए अगर बात करेंगे तो फॉर्मूला ये है। ठीक है, बट सोचने वाला पॉइंट बेटा ये आता है कि क्या हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मीनिंग जानते हैं। मीनिंग जानने का मतलब ये हुआ कि क्या हम ये समझ पाते हैं कि हम ये जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं, ये हम क्यों निकाल रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर अपन को तब मिलेगा जब अपन कैपेसिटेंस का मीनिंग समझेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मीनिंग। एक्चुअल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है, चाहे सीरीज कॉम्बिनेशन हो चाहे पैरेलल कॉम्बिनेशन हो। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बेसिकली एक रिप्लेसमेंट है सारे कैपेसिटेंसेस का। जैसे हमने कह दिया कि दो तीन कुछ कैपेसिटर्स हैं जो सीरीज में या पैरेलल में, या अपन ऐसा मान लें कि कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है कि उसमें कुछ कैपेसिटर्स तो सीरीज में लगे हुए हैं, कुछ कैपेसिटर्स पैरेलल में लगे हुए हैं। ठीक, मतलब आप जैसा चाहो वैसा कुछ कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन मान लो, सारे कैपेसिटर्स को सीरीज में मान लो, सारे कैपेसिटर्स को पैरेलल में मान लो, कुछ को सीरीज में मान लो, कुछ को पैरेलल में मान लो। हमने तो ये कहा कि कुछ कैपेसिटर्स का कोई कॉम्बिनेशन बना हुआ है, हमने उस कॉम्बिनेशन को वी वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और जब बैटरी से कनेक्ट किया तो सर्किट में जो चार्ज आ रहा है वो क्यू आ रहा है। ठीक है, अब सर्किट में बेटा ये जो चार्ज आएगा, क्या ये कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल मैंने तीन कैपेसिटर्स ले लिए, अब मैं उन तीन कैपेसिटर्स को एक बार सीरीज में कनेक्ट करता हूँ, एक बार पैरेलल में कनेक्ट करता हूँ, एक बार दो को सीरीज में लेकर के एक को पैरेलल में लेता हूँ, दो को पैरेलल में लेकर के एक को सीरीज में लेता हूँ, ऐसे कुछ पॉसिबिलिटीज लेकर के चलता हूँ। और हमेशा मैं वी वोल्ट की बैटरी से ही कनेक्ट करूँ, जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं सबको मैं वी वोल्ट की बैटरी से ही कनेक्ट करूँ, तो क्या सारे केसेस में सर्किट में जो चार्ज आएगा वो सेम आएगा? नहीं आएगा। ये तो अपन कॉमन सेंस से सोच भी पा रहे हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि कॉम्बिनेशन की वजह से जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो चेंज हो जाता है। हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किसको कहेंगे कि हम सारे कैपेसिटर्स को हटा करके उनकी जगह एक कैपेसिटर कनेक्ट करना चाहते हैं, और उस कैपेसिटर को भी वी वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करना है। तो सर्किट में अगर उतना ही चार्ज फ्लो हो रहा है जितना कि उन कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन के टाइम में हो रहा था, कि भाई मैंने कह दिया कि तीन कैपेसिटर है, उनको वी वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया तो सर्किट में क्यू चार्ज सप्लाई हो रहा है। अब मैंने कहा तुम तीन कैपेसिटर की जगह एक कैपेसिटर लगा लो, उसको भी वी वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दो, सर्किट में अगर अभी भी क्यू चार्ज सप्लाई हो रहा है तो उस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है दैट विल बी कॉल्ड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इसको एक बहुत सिंपल से एग्जांपल से अपन समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक सिंपल सा एग्जांपल है कि भाई हमारा कोई भी पर्टिकुलर एक काम है, ठीक है, कोई भी एक काम हमने सोच लिया कि हमको ये कुछ काम कराना है, और उसके लिए कुछ मजदूर हम लेकर गए, कुछ लोग हम लेकर गए, चार लोग हम लेकर गए। इन चार लोगों ने मिल करके 4 घंटे में हमारा वो काम कर दिए जो काम हमको कराना था। ठीक है, अब ऐसा समझो कि नेक्स्ट डे एग्जैक्टली वही काम हमको वापस से करवाना है। हम उन्हीं चार लोगों को वापस ढूंढने के लिए गए, बट वो चार लोग हमको नहीं मिले।
उनकी जगह मिला एक आदमी, उसने कहा कि मैं कर दूंगा सर आपका काम। हम उसे एक आदमी को पकड़ करके ले आए, उसने भी वो काम हमारा 4 घंटे में कंप्लीट कर दिया। अब दोनों दिन का अगर हम रिजल्ट देखें तो रिजल्ट सेम है, दोनों दिन हमें बिल्कुल एक जैसा काम कराना है, दोनों दिन हमारा काम 4 घंटे में हुआ। बट पहले दिन उस काम को 4 लोगों ने कंप्लीट किया, दूसरे दिन उस काम को एक आदमी ने कंप्लीट कर दिया। इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन वी विल से दैट व्हेन वन पर्सन इज इक्वलेंट टू 4 पर्सन्स, वो एक आदमी 4 आदमियों के इक्वलेंट है। ऐसे ही कुछ यहाँ पर इक्वलेंट कैपेसिटेंस का मीनिंग है कि आप सारे कैपेसिटर्स को हटा करके एक कैपेसिटर कनेक्ट करो, वही वी वोल्ट की बैटरी रखो, सर्किट में अगर वही चार्ज सप्लाई हो रहा है जो पहले सप्लाई हो रहा था, तो इस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है दैट विल बी इक्वलेंट कैपेसिटेंस। ये इक्वलेंट कैपेसिटेंस का मीनिंग, ठीक। और अच्छे से फीलिंग अपन को आ जाएगी जब अपन थोड़ा सा कॉम्बिनेशन के लिए इक्वलेंट कैपेसिटेंस डिराइव करके निकालेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए बात करते हैं पहले भाई कि सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए इक्वलेंट कैपेसिटेंस निकाला जाए। तो हमने 3 कैपेसिटर्स को ऐसे सीरीज में कनेक्ट कर दिया, 3 ले ले 4 ले ले, जनरली 3 कैपेसिटर का एग्जांपल लिया जाता है, इसलिए हमने भी यही एग्जांपल ले लिया। इन 3 कैपेसिटर को हमने वी वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये वी वोल्ट की बैटरी हो गई, इनका कैपेसिटेंस हो गया भाई C1 C2 और C3, ठीक बात। यहाँ से मान लो क्यू चार्ज आया, पहले कैपेसिटर पर यहाँ पर पॉजिटिव पहुँच गया प्लस का क्यू, इंडक्शन की वजह से यहाँ पर माइनस क्यू आएगा, और आउटर सरफेस पर जो प्लस क्यू आएगा वो इस वायर के थ्रू सप्लाई होकर के यहाँ पर चला जाएगा, तो इस पर भी प्लस क्यू आ जाएगा। फिर इंडक्शन की वजह से ये माइनस क्यू आ जाएगा, फिर आउटर सरफेस पर प्लस क्यू आएगा, वो वायर के थ्रू सप्लाई होकर के इधर चला जाएगा, तो इस प्लेट पर भी प्लस क्यू आ जाएगा। फिर इंडक्शन की वजह से यहाँ पर माइनस क्यू आएगा, फिर आउटर सरफेस पर प्लस क्यू आएगा, वो इस वायर के थ्रू सप्लाई होकर के यहाँ नेगेटिव टर्मिनल पर क्यू वापस पहुँच जाएगा। इस पूरी कहानी में तीनों कैपेसिटर्स के लिए क्या चीज़ सेम मिल रही है? क्या चार्ज सेम मिल रहा है? इस पर अगर हम बात करें तो चार्ज क्यू, इस पर बात करेंगे तो चार्ज क्यू, और इस पर भी बात करेंगे तो चार्ज क्यू। बट तीनों का कैपेसिटेंस अलग अलग है, तो तीनों का पोटेंशियल अलग अलग आएगा। हमने मान लिया यहाँ का पोटेंशियल V1 और यहाँ का पोटेंशियल V2 और यहाँ का पोटेंशियल हो गया V3। अब एनर्जी कंजर्वेशन से अगर हम सोचें तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 आएगा, ठीक है। एक्चुअल में एनर्जी कंजर्वेशन से ये चीज़ कैसे लिखी जाती है ये भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेटा जो वी वोल्ट की बैटरी हमने ली है, एक्चुअल में इस वी वोल्ट का मतलब क्या है कि यूनिट चार्ज को पूरे सर्किट में घुमाना है, तो यूनिट चार्ज को पूरे सर्किट में घुमाने के लिए जो वर्क डन होगा वो V होगा। फिर V1 क्या चीज़ है? V1 है उस यूनिट चार्ज को पहले कैपेसिटर की इस प्लेट से इस प्लेट तक पहुंचाने में जो वर्क डन हुआ। V2 क्या है? उस चार्ज को इस प्लेट से इस प्लेट तक पहुंचाने में जो वर्क डन हुआ। V3 क्या है? चार्ज को यहाँ से यहाँ तक पहुंचाने में जो वर्क डन हुआ। तो रियलिटी में अगर हम चेक करें तो सर्किट में 3 जगह वर्क डन है, पहले कैपेसिटर पर, दूसरे कैपेसिटर पर, तीसरे कैपेसिटर पर, और वो वर्क डन कितना कितना है? V1 V2 और V3, और हम कह रहे हैं कि टोटल जो वर्क डन है वो V है। तो क्या हम एनर्जी कंजर्वेशन के बेसिस पर V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 कह सकते हैं? समझ में आई ना ये बात कि एनर्जी कंजर्वेशन के बेसिस पर ये बात क्यों कही जा रही है? तो अब हम इसको क्या लिख देंगे? V इक्वल्स टू V1 को बोल दिया Q अपॉन C1, V2 को बोल दिया Q अपॉन C2, और V3 को बोल दिया Q अपॉन C3, ठीक। अब मैं इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाता हूँ। इक्विवेलेंट सर्किट का मतलब कि भाई 3 कैपेसिटर हटाओ, एक ही कैपेसिटर लगाओ। अब देखना जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मीनिंग हमने डिस्कस किया था, ये प्लस माइनस ये V, हमने कह दिया कि साहब एक कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट, चार्ज कितना आना चाहिए? Q था, तो यहाँ पर भी Q चार्ज आना चाहिए। इस प्लेट पर प्लस Q आ गया, यहाँ पर माइनस Q आ गया, बाहर ये प्लस Q ट्रांसफर हो जाएगा इधर। तो क्या मैं यहाँ पर Q इक्वल्स टू C इक्वलेंट इंटू V लिख दूँ? इसका मतलब क्या मैं V इक्वल्स टू Q अपॉन C इक्वलेंट लिख दूँ? तो यहाँ पर मैंने V की जगह Q अपॉन C इक्वलेंट लिखा, इक्वल्स टू Q अपॉन C1 प्लस में Q अपॉन C2 प्लस में Q अपॉन C3, Q को कॉमन लेकर के कैंसिल कर दिया।
एक्सप्रेशन क्या बन गया, 1/c इक्वलेंट इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। यहाँ से अपन इक्वलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब ये जो हमारे पास में इक्वलेंट कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करने के लिए एक्सप्रेशन आया, इससे छोटे छोटे से कुछ रिजल्ट्स अपन देख लें। पहली बात, ये जो इक्वलेंट कैपेसिटेंस आ रहा है, इसको अगर मैं C1 से कंपेयर करूँ तो उससे कम आएगा या ज़्यादा आएगा? नॉर्मल मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, आप कोई एग्जांपल भी लेकर के चल सकते हो कि अगर मैं चेक करूँगा तो C इक्वलेंट C1 से कम आएगा, C2 से भी कम आएगा और C3 से भी कम आएगा। आप C1, C2 और C3 की कुछ वैल्यूज़ लेकर के, एक एग्जाम्पल लेकर के सोल्व करके देख सकते हो, ठीक है। तो हमने बोला कि जो इक्वलेंट कैपेसिटेंस है दैट विल बी लेस देन C1, दैट विल बी लेस देन C2 एंड दैट विल बी लेस देन C3। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्वलेंट कैपेसिटेंस आएगी वो उस सर्किट में जो मिनिमम कैपेसिटेंस हमने कनेक्ट किया है ना, C1, C2 और C3, इनमें से कोई एक कैपेसिटेंस है जो सबसे कम है। मान लो C1 सबसे कम है, तो जो इक्वलेंट कैपेसिटेंस आएगा ना वो मिनिमम से भी कम आएगा, मतलब C1 से भी कम आएगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्वलेंट कैपेसिटेंस मिलता है वो मिनिमम कैपेसिटेंस से भी कम मिलता है, ठीक। दूसरा एक पॉइंट कि अगर इन तीनों कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C हो, ये तीनों कैपेसिटेंस C हो, तो हमको C इक्वलेंट क्या मिल जाएगा? क्या हमको C इक्वलेंट इक्वल्स टू C/3 मिल जाएगा अगर तीनों का कैपेसिटेंस C हो। तो सोचो अगर 4 कैपेसिटर होते और सबका कैपेसिटेंस C होता, तो क्या हम C इक्वलेंट इक्वल्स टू C/4 लिखते? इसका मतलब अगर n कैपेसिटर होते तो C/n लिखते। तो इक्वल कैपेसिटेंस होने पर इक्वलेंट डायरेक्ट यहाँ से निकाल लो। जैसे मैं कह दूँ कि दो कैपेसिटर हैं 20 और 20 के, दो कैपेसिटर है 20 और 20 के, तो इक्वलेंट कितना आ गया? 20/2 10 आ गया। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्वल कैपेसिटेंस होने पर अपन इस तरीके का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली कि जो कैपेसिटेंस वो नंबर ऑफ कैपेसिटर 40 और 40 के दो कैपेसिटर है तो इक्वलेंट कितना आ जाएगा? 40/2 मतलब 20 आ जाएगा। 60 और 60 है तो इक्वलेंट कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। बोलो ये बात क्लियर हो गई अपन को? तो ये बात हुई हमारी सीरीज कॉम्बिनेशन से रिलेटेड, ठीक है। अब हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड। तो एक बार इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा सा अपन, ये नीचे वाला। पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या आएगा देखते हैं भाई। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता क्या है, जैसे 3 कैपेसिटर हमने कहा कि साहब पैरेलल में लगाने हैं, तो तीनों की एक प्लेट एक पॉइंट पर कनेक्ट होगी और दूसरी प्लेट दूसरे पॉइंट पर कनेक्ट होगी। ऐसे सही कह रहा हूँ? ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या, कैपेसिटेंस को C1, C2, C3 मान लो। ये हमने V वोल्ट की एक बैटरी लगा दी, प्लस माइनस V, यहाँ से चार्ज निकल गया Q। अब इस जंक्शन पर हम देखें तो चार्ज का बंटवारा हो जाएगा। हम कह देंगे इधर चार्ज गया Q1, इधर चार्ज आएगा Q2 और इधर चार्ज आएगा Q3। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का Q1, यहाँ माइनस का Q1, यहाँ जो आएगा प्लस का Q1 वो इधर से ट्रांसफ़र होकर के इधर चल देगा Q1। ऐसे ही यहाँ पर Q2 माइनस का Q2 इधर से चल देगा, ये आएगा Q2। यहाँ पर आएगा Q3, समझ रहे हैं मेरी बात, नेगेटिव। यहाँ जो आएगा वो इधर की तरफ चल देगा, क्या मिल जाएगा? Q3। जंक्शन पर मिलन हो जाएगा वापस से, तो Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। मतलब पॉजिटिव से जितना चार्ज निकला नेगेटिव पर उतना अल्टीमेटली पहुँच रहा है वापस। अब इसमें अगर ध्यान से देखें तो तीनों कैपेसिटर के लिए क्या चीज़ सेम होगी? वही एनर्जी कंजर्वेशन। सोचो कि भाई V का मतलब क्या है, यूनिट चार्ज को पूरे सर्किट में एक राउंड घुमाने के लिए जो वर्क डन है वो V। अब यहाँ सर्किट में एक राउंड घूमने के लिए हमारे पास में 3 रास्ते हो गए। हम यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से निकले, यहाँ पर पहुँचे। हम ऐसे ऊपर वाला रास्ता जिसमें कैपेसिटर C1 आ रहा है वहाँ से होकर के अगर आएंगे तो केवल एक जगह ऐसी है जहाँ पर वर्क डन हो रहा है, पहले कैपेसिटर की पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट तक जाने में, और टोटल वर्क डन हम V बोल रहे थे, यहाँ का हो गया V। ऐसे बीच वाले रास्ते से जाएंगे तो ये भी V आएगा और नीचे वाले रास्ते से जाएंगे तो ये भी V आएगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में V की वैल्यू सेम हो गई, ठीक। अब यहाँ पर हम क्या कंजर्वेशन लगा करके अपना डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे कि भाई Q चार्ज आया था, उसमें से Q1, Q2 और Q3 3 पार्ट हो गए,
तो चार्ज कंजर्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो Q इक्वल्स टू, अब Q1 को क्या लिखेंगे, C1V, इसको लिखा C2V, इसको लिखा C3V। तो Q इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 और V को ले लिया हमने कॉमन। इक्विवेलेंट सर्किट की बात करें तो तीनों को हटाओ, एक कैपेसिटर लगाओ, ये लो, V वोल्ट की बैटरी लगा दी, कैपेसिटेंस C हो गया, चार्ज Q आ गया, C इक्विवेलेंट कह दो, C इक्विवेलेंट। तो क्या लिखेंगे, Q इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट इंटू V, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो C इक्विवेलेंट V इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 और इंटू में आ गया V और V से V हो गया कैंसिल। तो C इक्विवेलेंट कितना आ गया, C1 प्लस C2 प्लस C3। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गई। देख करके हमें पता लग रहा है कि जो C इक्विवेलेंट आएगा ग्रेटर देन C1 आएगा, ग्रेटर देन C2 भी आएगा और ग्रेटर देन C3 भी आएगा। मतलब जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आती है वो सर्किट की मैक्सिमम कैपेसिटेंस से भी ज़्यादा आती है। और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था कि जो मिनिमम कैपेसिटेंस होती है उससे भी कम आती है। अब तीनों का कैपेसिटेंस अगर मैं C बोल दूं तो C इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा, C इक्विवेलेंट बन जाएगा 3C। 4 होते तो क्या बन जाता, 4C। इसका मतलब अगर N होते तो क्या बन जाता, NC। सीरीज में बोला था C/N, यहाँ बोलेंगे NC। बोलो यहाँ तक की बात क्लियर। तो ये हो गई हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन की कहानी। ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मीनिंग समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। चलो, अब ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन डिस्कस करने के बाद अपन सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस को किस किस तरह से अटैम्प्ट किया जाता है। पहले तो अपन सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड ही क्वेश्चंस ले लेते हैं, ठीक है। मैंने हेडिंग डाल दिया प्रॉब्लम एनालिसिस। प्रॉब्लम्स देखना है, उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, अप्रोच क्या लगाई जा रही है उस चीज़ को समझने की कोशिश करनी है। पहले तो क्वेश्चन अपन ले लेते हैं कि भाई फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, जैसे मैंने ये कह दिया कि एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है, ओके, ए और बी के बीच में। अब इसका कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैराड है, इसका कैपेसिटेंस 20 माइक्रोफैराड है और इसका भी 20 माइक्रोफैराड मान लो। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। इसी में मैंने दूसरा पार्ट लिया कि मान लो ये 3 कैपेसिटर हैं जो इस तरह से पैरेलल में लगे हुए हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है ए और बी के बीच में। ये मान लो 40 माइक्रोफैराड है, ये मान लो 60 माइक्रोफैराड है और ये मान लो कि 100 माइक्रोफैराड है, ठीक है। तीसरा ले लेते हैं कि एक कैपेसिटर ये हो गया, एक कैपेसिटर ये हो गया और यहाँ पर एक कैपेसिटर ये हो गया, ठीक है। अच्छा, एक कैपेसिटर अपन इधर भी ले सकते हैं। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए 40 माइक्रोफैराड, ठीक है। ये भी मान लो 40 माइक्रोफैराड, ये मान लो 20 माइक्रोफैराड, ठीक है। और ये भी मान लो 40 माइक्रोफैराड, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं अपन इस तरह से कि ये हो गया एक कैपेसिटर, ये हो गया दूसरा कैपेसिटर, ये हो गया 30 माइक्रोफैराड का, ये हो गया 60 माइक्रोफैराड का, ठीक है। यहाँ पर फिर एक कहानी बन जाएगी इस तरह से। मैं 2 कैपेसिटर और ले लेता हूँ, ए और बी के बीच में अपन को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए, ठीक है जी। यहाँ पर मान लो कि ये 40 माइक्रोफैराड है और यहाँ पर ये मान लो कि 80 माइक्रोफैराड है। अब ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए सारे केसेस में, ठीक है। स्क्रीन को पॉज कर लीजिएगा, ये 4 क्वेश्चन आप एक बार सॉल्व करके देखिएगा। सिंपल क्वेश्चंस हैं, सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक है। जब सॉल्व कर लो तो रिज्यूम कर देना वीडियो को, मैं सॉल्यूशन डिस्कस कर रहा हूँ। अब इनको बहुत सिंपल तरीके से अपन कैसे लेकर के चल सकते हैं, देखो। सीरीज कॉम्बिनेशन में जैसे हमने कहा था कि 2 कैपेसिटर का कैपेसिटेंस अगर इक्वल है तो आधा कर दो। तो अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे। एक तो ट्रेडिशनल तरीका है कि 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ट्रेडिशनल तरीके से देख लेते हैं एक बार। 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/20। 1/20 को कॉमन ले लेंगे तो 2 + 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। सही कह रहा हूँ क्या। 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू
तो सी इक्वलेंट कितना आ जाएगा 5 माइक्रोफेरेड। ठीक है। अच्छा थोड़ा सा अगर अपन दिमाग से काम में लें तो देखो 20 और 20 तो हो गया 10, सीरीज है इसलिए आधा कर रहा हूँ, पैरेलल में 20 और 20 40 हो जाता, सीरीज में 20 और 20 10 हो गया, इन दोनों की जगह 10 आ गया, फिर 10 के साथ में ये 10 हो गया, तो 10 और 10 कितना आ गया 5, खत्म, डायरेक्ट बोल सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है। तो सीरीज में हमेशा इस तरह से कैलकुलेशन लेकर के चला करो कि 80 और 80 है तो 40 हो जाएगा, 40 और 40 है तो 20 हो जाएगा, 20 और 20 है तो 10 हो जाएगा, 10 और 10 है तो 5 हो जाएगा, 5 और 5 है तो 2.5 हो जाएगा, आधा हो जाएगा। समझिए मेरी बात। पैरेलल में कितना हो जाएगा, ऐड ही करना है यहाँ, 60 और 40 100, 100 100 200, खत्म हुआ है। तो तीसरे में बात करें, अब देखो तीसरा 40 और 40 सीरीज में, तो इन दोनों की जगह कितना लिख दूँ, 40 और 40 20, ये 20 माइक्रोफैरड, और इसके पैरेलल में ये 20 माइक्रोफैरड, तो 20 और 20 40, अब 10 नहीं होगा भाई क्योंकि ये दोनों पैरेलल में 20 और 20, तो ये 40 हो गया, जो 40 आएगा वो इस 40 के सीरीज में आएगा। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट भाई, 20 और 20 पैरेलल में तो इनका 40 बन गया, फिर 40 और 40 सीरीज में, तो रिजल्ट कितना आ गया 20 माइक्रोफैरड। चेक कर लेना आपने सही निकाला या नहीं निकाला। चौथे में बात करेंगे तो 30 और 60 सीरीज में। अच्छा एक छोटी सी बात और बताऊं कि सीरीज में अगर दो कैपेसिटर हो तो आप एलसीएम वाली झंझट से भी बच जाओगे, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 कर लो डायरेक्ट, आया वहीं से ही है। अरे दो कैपेसिटर अगर सीरीज में होंगे तो क्या लिखोगे, 1/C इक्वलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2, आप इसको सोल्व करोगे तो यही चीज आएगी। तो दो के लिए डायरेक्ट ये याद रख लो ना। अब 30 और 60 का हम क्या करेंगे, 30 इंटू 60 नीचे 30 प्लस 60, ठीक है, 30 इंटू 60 नीचे आ गया 90, 3 20 आ गया, क्या यहाँ पर 20 माइक्रोफेरेड आ गया, इनकी जगह 20 माइक्रोफेरेड हो गया भाई। 40 और 80 का निकाल लो, क्या लिखेंगे 40 इंटू 80 और नीचे 40 प्लस 80, सही चल रहा हूँ, तो ये हो गया 40 इंटू 80, नीचे आ गया 120, ये आ गया 3, ये इसकी जगह कितना आ गया 80/3। अब ये दोनों पैरेलल में भैया, तो ये पैरेलल में तो क्या लिखना चाहिए 20 प्लस 80/3, सोल्व करेंगे तो 140/3 माइक्रोफेरेड, ये आंसर है अपना। तरीका समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बोलो। और भी क्वेश्चंस लेना है अपन को, पहले ये बताओ ये चीज कंफर्म हो रही है, ठीक है। इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की ही बात कर रहे हैं अपन। अब और आगे चलते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पर R&D कर लेते हैं अपन। कैसे साहब, मान लो कि एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है, ठीक है, एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है, बहुत अच्छी बात है। एक कैपेसिटर ये हो गया, एक कैपेसिटर ये हो गया, और ये लाइन जा करके यहाँ मिल गई, बहुत अच्छी बात है। फिर एक कैपेसिटर इधर हो गया, फिर एक कैपेसिटर इधर हो गया, ठीक है, फिर क्या हुआ, एक कैपेसिटर यहाँ है, एक कैपेसिटर यहाँ है, ठीक है। अब मान लो सारा कैपेसिटेंस एक एक माइक्रोफेरेड है, एक 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 एक, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लो कितना है, निकाल सकते हो ना इजीली, निकालो पॉज करके, सॉल्व करो और आंसर निकालो। अब मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ, देखो साहब, साफ साफ नजर आ रहा होगा कि ये चार कैपेसिटर अपने सीरीज में हो गए, और इधर के ये चार कैपेसिटर सीरीज में होंगे क्या, गड़बड़ मत कर देना, क्योंकि आप ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल रहे हो, कोई भी कंफ्यूजन है तो ए और बी के बीच में एक बैटरी लगा करके देख लो। आप इन चारों को, ऊपर वाले इन चारों कैपेसिटर को तो सीरीज में बोलोगे, लेकिन नीचे के ये जो चारों कैपेसिटर हैं ये सीरीज में नहीं है सर, ठीक है। तो चलो कहीं जहां से हमको रास्ता मिल जाए वहां से काम शुरू कर दें। ऊपर के चारों सीरीज में हो गए, तो यहाँ पर कितना आ गया 1/4 माइक्रोफेरेड आ गया। अच्छा ये वाला 1 और ये वाला 1 ये तो नो डाउट सीरीज में है ही है, तो 1 और 1 कितना हो गया 1/2 माइक्रोफेरेड। अब जरा ध्यान से देखा जाए तो हाफ माइक्रोफेरेड और 1/4 माइक्रोफेरेड आपस में पैरेलल में है कि नहीं है, देख लो,
ये वाला और ये वाला, ये दोनों पैरेलल में है, तो यहाँ पूरा हट करके कितना आ जाएगा, 3/4 माइक्रोफेरेड, हाँ या ना। अब और थोड़ा सा ध्यान से देखो कि इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में मैं ये एक कैपेसिटर लगाऊंगा, तो क्या ये वाला कैपेसिटर अब इन दोनों के साथ में सीरीज में होगा? देखो क्या बनेगा, ये ऐसा बनेगा, ये देखो, और ये यहाँ पर ये दो कैपेसिटर ऐसे ही बनेगा ना। ये हो गया हमारा 3/4 माइक्रोफेरेड, ये हो गया एक 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 एक, ये हो गया ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट। समझ रहे हो मेरी बात? तो अब एक और एक तो कितना हो गया, 1/2। अब ये दोनों सीरीज में हो गए, तो क्या लिखेंगे, 3/4 इंटू 1/2 अपॉन 3/4 प्लस 1/2। ठीक है, तो ये हो गया 3/8। नीचे क्या आ गया, 1/4 को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो 3 + 2 आ गया, तो आ गया 3/8, और नीचे आ गया 5/4, तो 3/8, 4/5, ये हुआ कैंसिल, ये 3/10 आ रहा है क्या? ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? 3/10 कहाँ तक की कहानी हो गई, ये पूरी कहानी खत्म। इसकी जगह आ गया 3/10। नीचे 1 और 1 सीरीज में, इन दोनों की जगह बोलो 1/2, 1/2 माइक्रोफेरेड। अब ध्यान से देखो, ये वाला और ये वाला, बोलो पैरेलल है क्या? बोलो पैरेलल है क्या? अरे बोलो पैरेलल है क्या? है। है तो क्या कहें, 3/10 प्लस 1/2, 1/10 ब्रैकेट में 3 + 5, 8/10, 4/5, मतलब 0.8 माइक्रोफेरेड। आया थोड़ा सा मजा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में? कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, बाकी साफ साफ नजर आ रहा है सीरीज कौन सा पैरेलल कौन सा है। आपको थोड़ी सी भी डाउट होता है तो जैसे आपने कहा कि ऊपर के चारों सीरीज में उनकी जगह 1/4 आएगा, तो आप सर्किट बना बना करके देख लो कि भाई ऊपर के चारों हटा करके 1/4 माइक्रोफेरेड का एक लगा लो, फिर ये बीच वाले 1 और 1 की जगह 1/2 लगेगा, तो आप सर्किट बना के देख लो, आपको पता लग जाएगा कि 1/4 और 1/2 पैरेलल में है, फिर उनकी जगह 3/4 आ जाएगा। तो जैसे मैं ये सर्किट बनाया, ऐसे बीच बीच में सर्किट बना कर देख लो, 1% भी कन्फ्यूजन हो तो अपने आप रास्ता बनता चलेगा, अपने आप रास्ता बनता हुआ चलेगा। बोलो ये बात समझ में आई? एक और एग्जांपल लेते हैं अपन। क्या एग्जांपल लेते हैं कि मान लो ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, और ये कैपेसिटर है, ठीक है, और इनका कैपेसिटेंस क्या है साहब, सी सी और सी। अब अगर मैं आपसे पूछूं ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो बहुत ही फालतू का सवाल होगा, इसमें क्या निकालना है सर, सीरीज में ही तो, ठीक है ना। थोड़ा सा सही कर लेते हैं फिर, एक वायर अपन ने ऐसे कनेक्ट कर दिया और एक वायर अपन ने ऐसे कनेक्ट कर दिया भाई, ठीक है, वायर कनेक्ट कर दी दो। अब ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है, मतलब सी इक्विवेलेंट कितना आएगा। पॉज द स्क्रीन एंड ट्राई द क्वेश्चन। स्क्रीन को पॉज करो और अपने लेवल पे ट्राई करो, कर लो, स्क्रीन को पॉज कर लो और क्वेश्चन को ट्राई करके देख लो, ठीक है। कोई भी ढंग की सी बुक देखोगे तो उसमें ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, बहुत ही निम्न स्तर की कोई बुक देखोगे तो बात अलग है, बाकी किसी भी ढंग की सी बुक में ये चीज़ आपको मिल जाएगी। हाँ भाई, सॉल्व करके देख लिया, चलो। अब ये वायर लगाने से कुछ फ़र्क पड़ा क्या? क्या फ़र्क पड़ा उस चीज़ को समझना बेटा आप ध्यान से, मतलब कितनी सी चीज़ से कितना बड़ा फ़र्क पड़ता है वो आप समझना। पोटेंशियल के हिसाब से आप बात करो, पोटेंशियल के हिसाब से बात करो। जैसे ये ए पॉइंट है, हम इसको भी ए पॉइंट बोल सकते हैं। अब तुम अगर ये ऊपर जो वायर है, इस वायर के साथ साथ चलो, तो तुमको यहाँ तक पहुँचने में कोई पोटेंशियल डिफरेंस मिला क्या? बीच में तो कोई कैपेसिटर है ही नहीं, तो इसका मतलब इस पॉइंट का भी पोटेंशियल कितना होगा, जितना इस पॉइंट का है, तो हमने इसको भी ए पॉइंट बोल दिया। आ रही मेरी बात समझ में? ऐसे ये बी पॉइंट है तो हमने इसको तो बी पॉइंट बोल दिया। अब यहाँ इस वायर से चलो, क्या अपन को कोई पोटेंशियल डिफरेंस मिला? नहीं मिला सर, तो इसको भी अपन ने बी बोल दिया, ठीक है। अब कुछ नहीं है, हमको ए और बी के बीच में कैपेसिटर लगाने, जैसे जैसे दिखाई दे रहा है वैसे वैसे लगा लो।
ये जो कैपेसिटर है ये देखो ए और बी के बीच में है, लगा लो भाई ए और बी के बीच में पहला कैपेसिटर लग गया हमारा। दूसरा वाला जो कैपेसिटर है ये भी ए और बी के बीच में है, चलो जी दूसरा वाला भी ए और बी के बीच में लगा लो, ये लगा दिया साहब हमने। तीसरा देखो तो वो भी, ये कैपेसिटर भी ए और बी के बीच में है, तीसरा भी ए और बी के बीच में लगा लो साहब, पैरेलल में हो गए। तो वायर कनेक्ट करते ही सीरीज कॉम्बिनेशन की जगह पैरेलल कॉम्बिनेशन बन गया। तो अब सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 3C। कितना आ जाएगा, 3C। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक। अब एक समझदार बच्चे के दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि सर वायर 2 लगाया आपने, एक लगाते तो, जैसे ये हटा दिया हमने, अब क्या कहानी बनती सर, अब सी इक्विवेलेंट कितना आता? तो पहली बात तो ये बी पॉइंट है, इसको क्या हम बी पॉइंट बोलते? इसको हम बी पॉइंट, कौन से को? इसको बी पॉइंट नहीं बोलते बेटा। समझ गए बात क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वायर कनेक्ट नहीं है। हाँ ये ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, अरे बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब ए और बी के बीच में कैपेसिटर लगाना है, मेरी बात को ध्यान से समझ लेना आप। अच्छा सवाल बन गया ये, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में ये वाला कैपेसिटर तो हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है सर, ये तो हमने लगा ही दिया। और इस कैपेसिटर की क्या कहानी है यार, इस कैपेसिटर की क्या कहानी है? आप एक बहुत सिंपल तरीके से इस चीज को सोचेंगे। कैसे सोचेंगे कि एक्चुअल में ये भी ए पॉइंट है, ये भी ए पॉइंट है, ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में हो गए क्या? पहली बात तो ये वाले, तो इनकी जगह हमने C/2 एक सोच लिया। चलो जी इनकी जगह अगर हम एक कैपेसिटर C/2 का लगा दें तो वो कैपेसिटर किस किस के बीच में कनेक्ट है बेटा? ए और ए के बीच में। अब ए और ए के बीच में कनेक्ट होने का मतलब क्या हुआ, दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम ही हो गया, दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो गया। इसका मतलब चार्ज इन द कैपेसिटर विल बी जीरो, की इस कैपेसिटर पर कोई चार्ज आएगा ही नहीं। इसको हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट, सुना होगा आपने नाम, ये शॉर्ट सर्किट सिचुएशन ही है। तो इस कैपेसिटर पर कोई चार्ज नहीं पहुंचेगा क्योंकि दोनों पॉइंट ए हो गए। इसका मतलब ये जो हमारा कैपेसिटर है यूजलेस हो गया, केवल एक कैपेसिटर लगेगा हमारा। बात समझ में आई या नहीं आई? तो इस तरह से क्वेश्चन को थोड़ा बहुत अपन घुमा फिरा करके चेंज कर सकते हैं। बोलो ये बात क्लियर है कि 100% तरीके से? ठीक है, अभी इसमें अपन ने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, इनको अच्छी तरीके से देखना समझना। फिर नेक्स्ट वीडियो जो अपना आएगा उसमें केवल और केवल क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा, अच्छे अच्छी क्वालिटी के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, और अलग अलग वेराइटीज़ के, कैसी कैसी वेराइटीज़ बन सकती है बोर्ड में भी, जेई में भी, नीट में भी, वो सारी वेराइटीज़ अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो अपना टोटली प्रॉब्लम बेस्ड होगा, उसमें केवल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे अपन। ठीक है, तो इसको देखिए, आनंद लीजिए, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं फिर। थैंक यू।